प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। टॉपिक चल रहा था अपठित गद्यांश और कल हमने एक अपठित गद्यांश का एग्जाम्पल देखा। आज हम अपठित गद्यांश का दूसरा उदाहरण देखते हैं। अपठित गद्यांश को सबसे पहला काम अपना है ध्यानपूर्वक पढ़ना, और ध्यानपूर्वक पढ़ने के साथ साथ उसमें क्या बताया गया है, किस विषय में कहा गया है, उनको ध्यानपूर्वक समझना और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनका ध्यानपूर्वक आंसर देना। बात करते हैं नंबर 2, अपठित गद्यांश है। सबसे पहले तो ये जो गद्यांश है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि इस गद्यांश में किस विषय में क्या कहा गया है और उससे संबंधित जो सवाल है। जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि जो भी गद्यांश होता है सबसे पहले उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद में उस गद्यांश में कुछ सवाल दिए जाते हैं। ये भी हमें पता है कि वो जो सवाल होते हैं उनका आंसर हमें उस गद्यांश में से ही ढूंढ करके लिखना पड़ता है। जैसा आंसर उस गद्यांश में दे रखा है वैसा का वैसा आंसर भी अपने को नहीं लिखना होता है, क्योंकि ऐसा लिखना एक छोटी क्लासों के गद्यांश के बराबर होता है। बड़ी क्लासों में कक्षा 9 से 12 तक के जो भी गद्यांश होते हैं उसमें आंसर लिखने की जो विधि है, जो तरीका है, उसमें काफी परिवर्तन होता है। इसमें जो गद्यांश अपन लिखते हैं, जैसे जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में मिलता है, उसमें से कुछ शब्दों को हटाना पड़ता है, उनकी जगह कुछ अपने मन से भी 1-2 शब्द अपन जोड़ सकते हैं, और कुछ बातें जो है वो हम अपने अनुसार, अपनी जो भाषा शैली है उसके अनुसार उन गद्यांश के जो क्वेश्चन है उनके आंसर में अपन ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम जो दूसरा गद्यांश है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि गद्यांश में क्या बताया गया है, ध्यान से देखते हैं। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है, यानी कि जीवन का वास्तविक सुख आनंद वो व्यक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। कौन व्यक्ति? जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं। यानी कि जीवन के वास्तविक सुख का आनंद वो व्यक्ति कभी जीवन में प्राप्त कर ही नहीं सकता जो कर्म नहीं करता है, निठल्ला रहता है। इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ है कि जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं। यानी कि जीवन का वास्तविक सुख उन लोगों को जीवन में कभी नहीं मिल सकता जो कर्म नहीं करते हैं, यानी कि जो निठल्ले रहते हैं। बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। यानी कि फूलों की छाह के नीचे अगर वास्तविक सुख उन्हीं व्यक्तियों को मिल सकता है जो व्यक्ति दूर रेगिस्तान से आ रहा है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, जो व्यक्ति जीवन में अच्छे और नेक कार्य कर रहा है, वो ही फूलों की छाह का आनंद उठा सकता है। जिनका कंठ सूखा हुआ, ओठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है, पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है। यानी कि जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, जिसका गला जो है वो सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं, सारा का सारा जो बदन है, जो शरीर है, पसीने में तर हो रखा है, उसी को पानी का वास्तविक जो स्वाद है या पानी में उसको अमृत का सा आनंद जो है वो मिलता है। जो व्यक्ति क्या कर रखा है, कठोर मेहनत करता है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। यानी कि जो व्यक्ति रेगिस्तान में कभी गया ही नहीं, जिसने कभी जीवन में कर्म किया ही नहीं, शरीर के जिसके बदन से कभी पसीने की बूंदें टपकी ही नहीं, उसको वास्तविक अमृत का जो आनंद है वह प्राप्त नहीं हो सकता। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में सुख देने वाली चीजें नहीं थी या प्राचीन समय में ही थी, वर्तमान में नहीं है। क्योंकि वर्तमान में इंसान जो है वो विलासिता के अधीन चला गया है। आलस्य प्रकृति का धीरे धीरे होता जा रहा है, और आलस्य प्रकृति का होने के कारण ही उसको वास्तविक सुख की प्राप्ति भी नहीं हो रही है। सुख देने वाली जो चीजें हैं पहले भी थी और अब भी हैं। पहले भी इंसान जो है वो
सुख प्राप्त करता था, ऐसे साधन थे, आज भी हैं। लेकिन अंतर क्या पड़ गया, फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं, यानी कि जो जीवन में कठोर मेहनत पहले करते हैं, सुखों का जो मूल्य है वो पहले चुका देते हैं और उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। देखो विद्यार्थी, इसमें ये बताया गया है कि जीवन में अगर हम शुरुआती, ये हमारी तरफ भी लेखक का एक लक्ष्य है कि जीवन में जो शुरुआती समय में ही कठोर मेहनत करता है, आगे जाकर के उसके परिणाम जो होते हैं वो बेहतर होते हैं, आनंद उसको ज्यादा मिलता है। तो इसमें भी बताया गया है कि जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही बहुत है। यानी कि जो व्यक्ति जीवन में आलस्य प्रकृति के होते हैं, आराम ही मौज मस्ती का साधन मानते हैं, निठल्ले रहते हैं, लक्ष्य उनका होता नहीं है और ना ही लक्ष्य की तरफ कभी वो अग्रसर होते हैं, तो उनके लिए आराम ही मौत है। यानी कि उनका जीवन एक नरक के समान है। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है। इसमें हमने देखा कि बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया। यानी कि इसमें कहा भी है कि जो बड़ा बनना चाहता है या जो बड़ा बना है उसके कार्य भी बड़े होते हैं, कर्म भी महान होते हैं। अकबर की अगर हम बात करें, इतिहास को उठा करके अगर हम देखें, तो अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था। 13 साल की छोटी ही उम्र में अकबर जो था उसने अपने पिताजी का जो दुश्मन था उसको हरा दिया था, परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था। यानी कि उसके कारण की अगर हम बात करें तो क्या कारण था? अकबर का जन्म जो है वो रेगिस्तान में हुआ था, और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई भी दौलत नहीं थी। इसमें यह बताया गया है, पिताजी के पास कस्तूरी थी, उसको छोड़कर और कोई दौलत नहीं। इसमें इशारा ये भी किया गया है कि जो माता पिता अपनी संतान, मतलब पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर किसी की संतान लायक है तो माता पिता को धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपनी मेहनत मजदूरी के माध्यम से, अपने मेहनत के माध्यम से बहुत सा धन प्राप्त कर सकते हैं। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और अगर पूत कपूत है तो उसके माता पिता को भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहे वो कितना ही धन संचय कर लें, एक ना एक दिन उसकी जो कपूत संतान है वो बर्बाद कर देगी। वही बात इसमें नजर आ रही है कि महाभारत में देश के अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे। कौरव और पांडवों का के बीच में युद्ध हुआ था, तो जो ज्यादातर वीर जो थे वो किसके पक्ष में थे? कौरवों के साथ थे महाभारत में। मगर फिर भी हम सबको पता है कि जीत तो किनकी हुई थी? पांडवों की ही हुई थी। और इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह का मतलब होता है लाख का घर की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास की जोखिम को पार किया था। तो इस प्रकार से हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अब विद्यार्थियों, ये जो गद्यांश है इसको हमने पढ़ा और इसमें हमने ये महसूस भी किया कि वास्तविक सुख की प्राप्ति अगर इंसान चाहता है तो उसे कर्म करना पड़ेगा। वास्तविक सुख अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करते हुए निरंतर कर्म गति के पथ पे चलना पड़ेगा, तभी हम वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दिया, एक तो अकबर के बारे में बताया कि अकबर ने कम उम्र में ही अपने पिता का जो दुश्मन था, अपने पिता के दुश्मन को उसने परास्त कर दिया था। और महाभारत काल की घटना के बारे में भी बताया कि इस इतिहास इस बात का गवाह है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो पांडव और कौरवों के मध्य हुआ था, और उसमें जो भी ज्यादातर वीर थे, ताकतवर जो वीर थे वो कौरवों के साथ लगे हुए थे। लेकिन पांडव जो थे शुरू से ही संकट में या मुसीबतों का सामना वो करते आए हैं। जैसे लाक्षागृह की मुसीबत भी उन्होंने झेली थी और वनवास में जोखिम भी उन्होंने बहुत से उठाए थे, इसलिए उन्होंने कठोर परिश्रम किया था। संघर्ष उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका था। इस कारण से जीत किनकी हुई थी? पांडवों की हुई थी। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे संबंधित जो बातें हैं, जो क्वेश्चन हैं,
वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो विद्यार्थियों कल हमने बात की थी शीर्षक की, कि शीर्षक के विषय में हमें 3 बातों की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, गद्यांश में से शीर्षक मिलेगा, सबको पता है। शीर्षक का चुनाव करते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 क्या है कि शीर्षक हमेशा शुरुआती 2-3 लाइनों में या अंत की 2-3 लाइनों में मिलेगा। नंबर 1 तो क्या ध्यान रखना है कि शीर्षक हमेशा कहां मिलेगा, शुरुआती 2-3 लाइनों में या अंत की 2-3 लाइनों में शीर्षक मिलेगा। तो नंबर 2 है शीर्षक का चुनाव हमेशा संक्षेप शब्दों में ही करना चाहिए, मतलब छोटे शब्दों में ही अपने को जहां तक हो सके वो शीर्षक लिखना चाहिए। कुछ गद्यांश ऐसे भी होते हैं जिनके शीर्षक 2 भी हो सकते हैं। कुछ गद्यांश ऐसे हैं जिनके शीर्षक इतने 2 भी हो सकते हैं। तो शीर्षक की सबसे मुख्य जो बात हमें याद रखना है, शुरुआती 2-3 लाइनों में, अंत की 2-3 लाइनों में शीर्षक देखना है, उनमें से लिखना है, ज्यादातर उन्हीं में से मिल जाता है। नंबर दूसरी बात, शीर्षक का चुनाव करते समय क्या याद रखना है कि शीर्षक हमेशा संक्षेप में लिखना है, छोटे शब्दों में लिखना है, बड़ा वाक्य नहीं बनाना है। नंबर तीसरी बात जो है, शीर्षक इस प्रकार का अपने को चुनना है कि उस शीर्षक यानी कि इस गद्यांश में से वो शीर्षक अपने को निकालना है कि उस शीर्षक के इर्द गिर्द गद्यांश के जो भी विचार हैं वो घूमते हुए नजर आए, यानी कि उसके इर्द गिर्द सारे के सारे विचार जो हैं वो हो, वो शीर्षक होना चाहिए। तो प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश जो है उसका शीर्षक होगा साहसी जीवन। इसका शीर्षक क्या होगा, इसका शीर्षक होगा साहसी जीवन। या तो ये भी हो सकता है, हमने भी आपको बात बताई कि शीर्षक जो है वो 2 भी हो सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो है वो साहसी जीवन या साहस का जीवन, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है इसका शीर्षक कि जिंदगी की सफलता का रहस्य, जिंदगी की सफलता का रहस्य। दो शीर्षक हैं। वैसे आपको मैंने बताया कि शीर्षक वैसे जितना छोटा हो उतना ही बढ़िया होता है, ऐसा नहीं कि जितना छोटा होता है उतना खोटा होता है, ऐसा नहीं कि शीर्षक जितना छोटा होता है उतना ही बढ़िया होता है, प्रभावशाली होता है। लेकिन कुछ शीर्षक ऐसे भी हो सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा उनको करना ही पड़ता है, शब्दों को तो आखिर अपने को जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसके शीर्षक दोनों में से कोई भी एक शीर्षक अपन लिख सकते हैं, साहसी जीवन या जिंदगी की सफलता का रहस्य, इन दोनों में से कोई भी एक शीर्षक अपन लिख देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जिंदगी के असली मजे किन लोगों के लिए हैं, यानी कि जीवन का वास्तविक सुख या जीवन का वास्तविक आनंद कौन ले सकता है, जिंदगी के असली मजे किन लोगों के लिए हैं। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है जो लोग साहस पूर्वक संकटों का सामना करते हैं। जो लोग साहस पूर्वक यानी कि अपने साहस के साथ संकटों का या मुसीबतों का सामना करते हैं, जिंदगी के असली मजे उनके लिए ही हैं। इसमें हमने देखा कि जो लोग साहस पूर्वक अपने जीवन का जो लोग साहस पूर्वक अपने जीवन में किसका सामना करते हैं, संकटों मुसीबतों या समस्याओं का सामना करते हैं, वो ही व्यक्ति आगे चलकर अपनी जीवन का जो वास्तविक सुख है या असली मजे जो है वो ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, इसमें यह बताया कि जीवन में आराम करने से एक तो आलस्य आ जाता है। सबको पता है कि जीवन में आराम ये है, जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। अब इस पंक्ति का अपने को ऐसे बताना है, इसका मतलब ये होता है कि जीवन में आराम करने से तो आलस्य आ जाता है और ऐसा व्यक्ति सुख भोगी बन जाता है।
यानी कि सुखों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बन जाता है, जिससे उसके जीवन में जो है, जिससे वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, असफलता ही उसको देखनी पड़ती है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बड़ी चीजें यानी कि संकटों का साहस पूर्वक सामना करने से जो सफलता मिलती है, उससे उस व्यक्ति का एक तो क्या बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। यानी कि संकटों से इंसान संघर्ष करता है, संकटों में अगर इंसान पलता है, बड़ा होता है, और संकटों से अगर वो संघर्ष करता है, तो संघर्ष करते करते उसके अंदर एक तो उत्साह बढ़ जाता है। यानी कि उन संकटों को, उन मुसीबतों को दूर करने की कला उसके अंदर आ जाती है, और व्यक्तित्व का विकास जो है वो भी उसका संपूर्ण हो जाता है, और उसका जो व्यक्तित्व है उसमें भी निखार जो है वो आने लग जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो अपठित गद्यांश है उसको हम हल करते हैं। सीधी और सटीक बात यही है कि अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। शीर्षक, इसमें कुछ व्याकरण के टॉपिक भी आ सकते हैं, जैसे शीर्षक के अलावा, ये तो क्वेश्चन है ही, इसके अलावा जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, युग्म शब्द, अनेकार्थक शब्द। तो कहने का मतलब है कि इसमें व्याकरण के टॉपिकों के बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। अपठित गद्यांश बिल्कुल सीधा और सरल भाषा में लिखा गया है। इसमें बिल्कुल अपने को जो ध्यान रखना है वो यही है कि अपठित गद्यांश होगा, और उस गद्यांश से संबंधित कुछ सवाल होंगे। उन सवालों को हल करते समय अपने को उस बातों का ध्यान रखना है, जैसा कि हमने कल भी बात की थी। नंबर 1 तो जैसे शीर्षक आपको बता दिया, शीर्षक का चुनाव इस तरीके से करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें हमें जैसे 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक जो अपठित गद्यांश हमारी कंपलसरी हिंदी में आते हैं, उसमें शब्द सीमाओं का भी अपना एक महत्व होता है, क्योंकि शब्द सीमाओं के अंतर्गत ही अपने को आंसर लिखना पड़ता है। ऐसा आंसर ही बेहतरीन आंसर होता है, और ऐसे आंसर में ही एग्जामिनर जो है वो पूरे नंबर देता है। तो सबसे पहले अपने को शब्द सीमाओं का ध्यान रखना है। पहले तो क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, और उस क्वेश्चन का आंसर उसमें से अपने को देखना है। अगर उसका आंसर जो है वो हमें 60-70 शब्दों के मध्य में नजर आता है, तो उसके आंसर को हमें संक्षेप या छोटा करना है। बाकी के जो व्यर्थ के जो शब्द हैं, यानी कि उन शब्दों को हटाने से भी आंसर जो है वो हमारा सटीक बैठता है। तो ऐसे शब्दों को हमें हटा करके अपनी भाषा शैली में ऐसे आंसर अपने को लिख देने होते हैं। दूसरा हमने बात की, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जैसे कि तैसे आंसर जो होगा बिल्कुल सीधा और सटीक क्वेश्चन, और उसका सीधा और सटीक आंसर उस गद्यांश में से देख करके अपने को देना पड़ता है। तो ऐसे आंसर भी उसमें से आते हैं, और लेकिन बड़ी क्लासों में ज्यादातर ऐसे आंसर आने की कम संभावना है, लेकिन आ जाए तो ऐसे आंसर में तो अपने को कोई दिक्कत है नहीं। बड़ी क्लासों में आंसर देने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि आंसर जो होता है वो हमें 60-70 शब्दों के मध्य में मिलता है। आंसर जो है जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60-70 शब्दों में, या फिर यहाँ तक 60-70 शब्दों में आंसर अपने को मिलता है, और अपने को आंसर देना पड़ता है 25 से 30 शब्दों के बीच में। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ता है कि जो पूरा का पूरा जो आंसर है उसमें से उन शब्दों को अपने को हटा देना है जिनसे कि उस आंसर में उन शब्दों का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है, या उनको हटा देने से उस आंसर में कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, बल्कि अपना आंसर जो है वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो एक तो अपने को इस प्रकार की कला सीखनी है कि उन शब्दों को हटा करके अपनी जो भाषा शैली है उसमें उस आंसर को अपने को लिखना पड़ता है। एक अपन बात ये देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि पूरे के पूरे आंसर में से, या पूरा का पूरा जो गद्यांश है उसमें से छांट करके अपने को आंसर लिखना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को जो मुख्य मुख्य आंसर है, या जो मुख्य मुख्य टॉपिक है, मुख्य मुख्य बात है, या मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो लिखनी पड़ेगी। उनको छांट करके ऐसे आंसर को अपन पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने
अपठित गद्यांश का दूसरा रूप देखा, पहला हमने पढ़ लिया था। इसी पॉइंट के साथ अपठित जो गद्यांश है वो पूर्ण होता है। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।